गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड बीपीएस पर। और जैसा कि आप पढ़ रहे हैं समास, और समास में लगभग आधा चैप्टर का राहत दिया गया है और बाकी जो रह गया है उसे दोबारा देख लेते हैं। तो ऐसे कितने बच्चे हैं जो आज पहली बार क्लास में बैठे हैं यहाँ पर? 1 2 3 और अच्छा आप भी हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये बताइए कि समास आखिर आपके पल्ले पड़ भी रहे हैं या टाइम पास ही हो रहा है? सब पता चले कि यहाँ से जा रहा हूँ गुजर के, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना। कुल मिलाकर उद्देश्य ये है कि समझ में आना चाहिए ना। समझ में आएगा तभी कुछ परीक्षाओं में कर पाओगे, नहीं आएगा तो किताबें पढ़ते रह जाओगे, सुरक्षा नहीं होगा। तो बताइए समाज में कहाँ तक चल रहे हैं हम लोग, कहाँ पहुंच चुके हैं? अच्छा चलिए, तो चैप्टर का नाम डाल दीजिए समास। और समास के होते हैं 6 भेद, जिसमें मैं आपको 3 भेद करा चुका हूं। उन तीनों के बारे में आपको पता है और हेडिंग डाल देंगे समास। हेडिंग डाल देंगे समास, और समास के होते हैं 6 भेद। और 6 भेद का मैं दोबारा बता दूं आपको, एक बार रिवाइज करा दूं। पहला था द्विगु, दूसरा था द्वंद्व और तीसरा था कौन सा? कर्मधारय। अब जो मैं समास की बात करने जा रहा हूं वो है अव्ययभाव समास। तो देखते हैं आज बात चलेगी अव्ययभाव समास की, और कितना महत्वपूर्ण अव्ययभाव समास आपके लिए होने वाला है ये तो देखेंगे वीडियो के अंत तक। चलिए देखते हैं अव्ययभाव समास। तो हेडिंग डाल दो प्यारे प्यारे बच्चों, अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास राइटिंग पे कोई नहीं जाएगा। आपको पता है जो महान लेखक हुए हैं, जो महान राइटर हुए हैं, उनकी राइटिंग ऐसी होती है, जानते हो आप लोग। तो अव्ययभाव समास हेडिंग है आज की। और अव्ययभाव को दोस्तों 2 भागों में तोड़ देना है आपको। 2 भागों में ऐसे तोड़ना है, देखिए। एक होता है अप प्लस व्यय, एक होता है अप प्लस व्यय। अप का मतलब होता है नहीं और व्यय का मतलब होता है खर्च। तो ये जो दोस्तों अप है इसका मतलब है नहीं और व्यय का मतलब होता है खर्च। सीधी सी बात अगर हम करें तो इसका मतलब हुआ खर्च न होने वाला, खर्च न होने वाला, यानी कि ऐसा शब्द जो खर्च ना हो। अब ये रुपये पैसा तो है नहीं कि 10 का है तो तोड़ा के 5 में कन्वर्ट कर दो, या 100 का है तो 20 खर्च कर दो ना। तो सीधी सी बात है, अव्ययभाव शब्द की अगर मैं बात करूं तो अव्ययभाव शब्द ऐसा है जिस पर लिंग वचन काल कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लिंग वचन काल कारक, कारक का लिखना किसी को नहीं समझना है, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसको मैं बाद में लिखा दूंगा, फिलहाल में समझने के लिए देख लेंगे। तो अव्ययभाव दोस्तों ऐसा शब्द होता है जिस पर लिंग वचन काल कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका मतलब ये है कि जो अव्ययभाव समास है आपका, वो किसी भी तरीके से परिवर्तित नहीं होता है। ना तो उसमें लिंग का प्रभाव पड़ता है, ना ही उस पर वचन का प्रभाव पड़ता है, और ना ही उसमें काल का प्रभाव पड़ता है, न क्रिया का। यानी कि अव्ययभाव जो शब्द है वो हर कंडीशन में समान रहने वाला शब्द है। तो सीधी सी बात है, देखिए दोस्तों, अपमान होता नहीं, व्ययमान होता खर्च, यानी कि खर्च नहीं होने वाला शब्द। ऐसा शब्द जो हर कंडीशन में एक जैसा रहे, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो होता है अव्ययभाव समास। तो चलिए दोस्तों इसकी लिखते हैं परिभाषा। परिभाषा में आपको क्या लिखना है? परिभाषा में तो हेडिंग डालिए परिभाषा में, देखिए जिस समास में पहला पद प्रधान हो, जिस समास में पहला पद प्रधान हो, प्रधान हो और बाद वाला शब्द, वाला बाद वाला शब्द अपव्यय हो, अपव्यय हो, वहां पर
अव्ययभाव समास होता है तो उसे कहा जाता है अव्ययभाव समास। एक बार फिर पढ़ लो। जिस समास में पहला पद प्रधान होता और सॉरी बच्चों, ये परिभाषा नहीं है इसकी, ये गलत हो चुकी है परिभाषा। परिभाषा नहीं है, ये नोट वाली चीज थी, ये नोट में आपको लिखना था और मैं पहले ही इसको लिखवा चुका हूं, तो इसे नहीं लिखना, रफ कर देते हैं इसको नहीं लिखना है, ये नोट में लिखना था जो मैंने परिभाषा में बोल दिया है। परिभाषा ये नहीं है, परिभाषा लिखनी है जिस समास का पहला पद या शब्द, द्वारा लिख लेते हैं, जिस समास का पहला शब्द, पहला पद और ब्रैकेट में लिख दो शब्द अव्यय हो, उसे अव्ययभाव समास कहा जाता है, उसे अव्ययभाव समास कहा जाता है। तो परिभाषा यह है दोस्तों सही इसकी, यानी कि जिस समास का पहला पद या शब्द, एक ही बात होती है, मैंने उस दिन में समझाया था, जिस समास का पहला पद या शब्द अव्यय हो उसे कहा जाता है अव्ययभाव समास। अब लिखना है नोट करके, तो इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं बताता हूं इसका आगे। नोट में क्या डालना है लिखिए। चलिए दोस्तों अब लिखते हैं नोट में, जो मैं पहले लिखवा चुका हूं वो यहां लिखना था, वहां नहीं लिखना था, तो ज्यादा माइंड नहीं करना है। लिखिए, जिस समास में पहला शब्द, जिस समास में पहला पद प्रधान हो और बाद में आने वाले, बाद में आने वाले शब्द या पद क्रिया विशेषण का कार्य करते हो। क्रिया विशेषण का कार्य करते हो, वहां अव्ययभाव समास कहलाता है। तो लिख लीजिए एक बार इसको ढंग से बड़े तरीके से, कि ऐसा समास जिसमें पहला पद प्रधान हो और उसके बाद उसमें आने वाले सभी शब्द क्रिया विशेषण का कार्य करते हो, वहां अव्ययभाव समास कहलाता है। उदाहरण देखिए, भरपेट, यथाशक्ति, प्रतिदिन, आजीवन। तो ये इस परिभाषा के लिए लिख लीजिए, यानी कि भरपेट, पेट भरने तक, शक्ति के अनुसार, प्रतिदिन, यानी कि हर दिन बोल सकते हैं या रोज रोज बोल सकते हैं, आजीवन, यानी कि जीवन तक। अब ये तो है दोस्तों छोटी छोटी बातें। अव्ययभाव समास में इतने नोट दे रखे हैं कि हर नोट अपने आप में अलग ही परिभाषा बताता है। तो आपको लिखना है अव्ययभाव से संबंधित बिंदु। तो हेड इस पहले इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको उतारिए और उसके बाद में लिखिए अव्ययभाव के बिंदु।
तो चलिए दोस्तों, इससे महत्वपूर्ण पॉइंट डालिए और हेडिंग आपकी है अव्ययभाव समास से महत्वपूर्ण बिंदु। लिखिए नंबर 1 पे, नंबर 1 पे लिखिए, जहां कहीं पर एक जैसे शब्दों की आवृत्ति जहां कहीं पर एक जैसे शब्दों की आवृत्ति एक साथ और बार बार होती हो, आवृत्ति एक साथ और बार बार होती है या होती हो, वहां अव्ययभाव समास कहलाता है। लिखिए इसको, यानी जहां कहीं पर एक जैसे शब्दों की आवृत्ति बार बार यानी कि लगातार होती हो या हर बार होती हो और एक साथ होती हो, तो वहां होता है आपका अव्ययभाव समास। एग्जाम्पल में आपको लिखना है पहल, और यहां एक छोटा सा वो लिख देना है, और दोनों शब्द समान हो, बस इतना लिख देना। तो लिखिए पहले पहल, एकाएक, उदाहरण लिखिए पहले पहल, एकाएक, और एक शब्द लिखिए सरासर। सरासर, और सरासर को ऐसे लिखते हैं सर। तो चलिए दोस्तों, इस रूल का मैं आपको मतलब समझाता हूं। इस रूल का मतलब यह है कि जहां पर एक जैसे शब्द या तो वो अर्थ की दृष्टि से एक जैसे हो या देखने में एक जैसे हो, यानी एक जैसे शब्द जब एक साथ बार बार आ रहे हो, एक साथ बार बार आ रहे हो और दोनों का अर्थ समान हो, तो वहां पर होता है आपका अव्ययभाव समास। उदाहरण है, पहले का मतलब भी पहला होता है और पहल का मतलब भी पहला होता है। ठीक है, एक का मतलब भी एक और एक का मतलब भी एक, सरासर, सर दोनों का मतलब एक ही है। उतार लीजिए इसको, इसका दूसरा नोट लिखते हैं। चलिए दोस्तों, रोल नंबर लिखते हैं 2, और रोल नंबर आपको लिखना है 2, और रोल नंबर 2 बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और इसमें लिख देना है आपको, जहां पर सार्थक शब्दों के साथ निरर्थक शब्दों का प्रयोग होता हो, निरर्थक शब्दों का प्रयोग होता हो या होता है, वहां अव्ययभाव समास कहलाता है। तो दोस्तों, आपने वर्ड वाला में शब्द वाला चैप्टर पढ़ा होगा। शब्द वाले चैप्टर में यह बताया गया था कि शब्दों का जब वर्गीकरण पढ़ते हैं तो वहां पर सार्थक और निरर्थक शब्दों को बड़े अच्छी तरीके से पढ़ाया जाता है। यानी अर्थ के आधार पर देखें तो शब्द हमारे 2 ही प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक वो होता है जिसका कोई अर्थ हो, और निरर्थक वो होता है जिसका कोई अर्थ ना हो। तो ये कह रहे हैं कि अगर सार्थक शब्दों के साथ अगर आपने निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है तो वो कहलाता है आपका अव्ययभाव समास। जैसे पानी वानी,
चाय वाय, रोटी सोटी, और लिखना है और लिख लीजिए। लोटा बोटा। अब देखिए, पानी का अर्थ होता है जल, या जल का अर्थ होता है पानी, तो ये तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन वाणी का कोई अर्थ नहीं होता है। चाय तो लगभग मुझे लगता है कि सभी को पता होगा, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं होता। रोटी मतलब रोटी होती है, इसका कोई अर्थ नहीं होता। और लोटा जो छोटा सा बर्तन होता है, लेकिन लोटा का कोई अर्थ नहीं होता। तो कहने का मतलब ये है कि जहां पर सही शब्दों के साथ गलत शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वहां होता है आपका अव्ययभाव समास। इसको उतारिए, चलते इसके अगले रूल में। चलिए दोस्तों, एक जो रूल है जो सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है, उसको देख लेते हैं। अगर किसी शब्द के शुरू में आपने प्रयोग किया है किसका, उपसर्ग का, तो लिख ही लेते हैं डायरेक्ट इसको। अगर किसी शब्द के शुरू में उपसर्ग का प्रयोग किया गया हो, तो वहां अव्ययभाव समास कहलाता है। अव्ययभाव समास कहलाता है। और दोस्तों, इस बात को आप बिल्कुल अपने ध्यान में रखेंगे। अव्ययभाव की सबसे बढ़िया जो पहचान है वो है कि उपसर्ग का प्रयोग किस समास में होता है, तो वो है आपका अव्ययभाव समास। अव्ययभाव के अंतर्गत आने वाले सभी उदाहरण में उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। इसको चाहे नोट करके लिख लें या इसको सामान्य तौर पर परिभाषा में लिख लें। ये एक जनरली बात है कि उपसर्ग का प्रयोग किस समास में किया जाता है, तो वो है आपका अव्ययभाव समास। जितने भी उदाहरण उपसर्ग के द्वारा बनते हैं या बने हो, वो सभी अव्ययभाव समास के उदाहरण होते हैं। तो लिखिए निर्भय, लिखिए शब्द है निर्भय, विग्रह करेंगे, लिखिए पहले, लिखिए बेकाम, लिखिए उपकूल, मैं लिखूं, चलिए बेकाम उपकूल, और लिखिए सुनैना, सुनैना। तो विग्रह करिए इनका। निर्भय यानी कि बिना भय के, बिना भय के, बेकाम, बिना काम का या बिना काम के, उपकूल, बिना कूल के। कूल माने होता है किनारा, सुनैना। सु माने होता है सुंदर, सुंदर है जो नैन। तो ये था दोस्तों आपका अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास में आपको 3-4 पॉइंट याद रखने हैं। एक बार रिवाइज करिए। मैं आशा करता हूं कि आपका अव्ययभाव समास गलत नहीं होने वाला है आने वाली परीक्षाओं में। इसका लीजिए स्क्रीनशॉट और चलते हैं समास के अगले भेद में। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं बस समास की। 5-4 भेद हो चुके हैं और आगे आने वाला भेद है बहुत ही बढ़िया भेद है। अच्छे तरीके से पढ़ना है, ध्यान लगा के पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है, तभी सिलेक्शन होगा, वरना क्या होगा तो आप जानती हैं। लंबे लंबे चावल खाओगे मछलियों के साथ, पल्ले कुछ पड़ेगा नहीं, घर वाले बुला लेंगे, सर से आपके कुछ सेहरा बांध देना, फिर एक के डबल हो जाओगे, फायदा कुछ होगा नहीं। टिफिन उठाओगे सुबह को, 6 बजे जाओगे, 8 बजे आओगे, ठीक है। इधर खुद भी परेशान, बीवी भी परेशान। अब परेशान हो लो, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ, मैं हूं तो। चलिए हिंदी के मामले में बताऊं, आप कहने लगे सब मैथ बताओ,
तो सर मैथ नहीं जानते, जानते हैं लेकिन अपने काम में। तो चलिए बात करते हैं बहुब्रीहि समास की। नंबर 5 है 4, अच्छा 5 है। चलिए बहुब्रीहि समास, तो पहली बात तो यह है कि बहुब्रीहि देखिए दोस्तों ऐसे शुद्ध लिखा जाता है, एक नंबर की शुद्ध वर्तनी पूछी जाती है, ये है आपका शुद्ध बहुब्रीहि समास। और एक ही बात बस इसमें समझने की है कि बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद अप्रधान रहते हैं, इतनी बात आपको समझनी है। नंबर 2, जिस समास में प्रयुक्त होने वाले शब्द, शब्द कह लो पद कह लो, बात एक ही है, दो शब्द या दो पद मिलकर जब किसी तीसरे का निर्माण यानी कि तीसरे शब्द का निर्माण करते हो तो वो भी कहलाता है आपका बहुब्रीहि समास। दो बातें होगी, तो दो ही बातें काफी है, तो लिख लीजिए परिभाषा डाल के, यहां लिखिए परिभाषा। तो परिभाषा दोस्तों आपको क्या लिखना है, लिखिए जिस समास में न तो उत्तर पद प्रधान हो और न ही पूर्व पद प्रधान हो। लिखिए यहां पर जल्दी से, जिस समास में न तो उत्तर पद प्रधान हो और न ही पूर्व पद प्रधान हो, इतनी बात लिखनी है। पहले तो लिखिए वहां बहुब्रीहि समास होता है। लिखिए समास होता है, इतनी बार लिखिए। तथा दो शब्दों के मिलने से, इसमें एक लाइन बढ़ा दो, तथा दो शब्दों के मिलने से एक नए शब्द का निर्माण होता है। निर्माण होता है, वह बहुब्रीहि समास होता है। इतना लिख देना है, लिखिए। डायरेक्ट आइए उदाहरण पे, उदाहरण देखते हैं। एक नोट और है जो मैंने आपको बोल ही चुका हूं, पहले से लिख लीजिए। एक नोट यहां लिख लीजिए सभी लोग, देखिए जिस समास में प्रयुक्त पद, लिखिए जिस समास में प्रयुक्त समस्त पद किसी तीसरे पद या शब्द की विशेषता प्रकट करे, वहां बहुब्रीहि समास होता है। लिखिए, तो देखिए दोस्तों दो ही पहचान है इसकी, दो या तीन पहचान है। सीधी सीधी बात है कि जिस समास में पहला पद और बाद वाला पद दोनों में से कोई भी प्रधान ना हो, तथा दो शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द का निर्माण करें। तीसरी बात, जब दो शब्द मिलकर किसी शब्द तीसरे शब्द की क्या करें, विशेषता प्रकट करें, वह होता है आपका बहुब्रीहि समास। इसको उतारिए, फिर चलते हैं इसके उदाहरण में। उदाहरण में देख लीजिए, यही हाथों हाथ देखिए पीताम्बर, मैं इसको रफ कर देता हूं और लिख लीजिए जल्दी से। पीताम्बर, त्रिलोचन, चंद्रशेखर, और एक उदाहरण और लिख लिए निशाचर। तो उदाहरण लिखिए पीताम्बर, त्रिलोचन,
चंद्रशेखर, गिरधर, विषधर। पहला करते हैं, पीले हैं वस्त्र जिसके, पीले हैं जिसके, लिखना है शिव। 3 है लोचन जिसके, लिखिए शिव। चंद्रशेखर, चांद है शिखर जिसका, लिखिए शिव। गलत तो नहीं लिख रहा हूं ये दोस्तों, शिव नहीं आएगा, श्री कृष्ण आएगा। ठीक हो जाता गलती, कोई बात नहीं। गिरिधर, यह है गिरी को धारण करने वाला, गिरी को धारण करने वाला, लिखिए श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। और विषधर, विष को धारण करने वाला, करने वाला, देखिए शिव। वैसे सर्प भी होता है, लेकिन सर्प शब्द प्रचलित नहीं है। जैसे प्रेम आप किसी से भी कर लो, नाम हमेशा पत्नी का ही चलता है साथ में। ठीक है, हंसने की बात नहीं है, समझ रहे होंगे मैं क्या करूं। तो इसे स्क्रीनशॉट लीजिए या कॉपी में नोट करिए, फिर अगले विषय में चलिए। ओके, लिखिए। तो दोस्तों ये था आपका कौन सा समास, बहुब्रीहि समास। इससे पहले भी सारे समास हो चुके हैं। और देखिए दोस्तों, लास्ट एक समास बचा है जिसका नाम है तत्पुरुष। और तत्पुरुष समास की अगर मैं बात करूं तो तत्पुरुष अपने आप में इतना बड़ा समास है कि जितना बड़ा आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है उतना बड़ा क्या है, तत्पुरुष समास है। तो दोस्तों बड़ी छोटी सी बात है कहने की, वो जीना भी क्या जीना है जहां दर्द ना हो जीने में, और अच्छे अच्छे तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो आने वाली परीक्षाओं के लिए अपने सीने में आग लगा लीजिए। और आग ऐसे नहीं लगानी कभी कि मिट्टी का तेल छिड़क के आग लगा लेनी है। ठीक है, मेहनत में जुट जाइए, अच्छी तरीके से दिन रात एक कर दीजिए। और चलते हैं अगली वीडियो की तरफ, और इसी टाइम इसी समय इन्हीं मास्टर साहब के साथ गांव वालों के मिलते हैं कल। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू।